हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास के लिए जो सबसे स्टार्टिंग है वो है वर्ण विचार, अल्फ़ाबेट्स। इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण विचार जानने से पहले हमें कुछ भाषा के बारे में जान लेना है कि भाषा क्या होता है। भाषा दो तरीके के होते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोल कर किसी को व्यक्त कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, उसे हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। तो पहला हो गया मौखिक। मौखिक भाषा। और दूसरा हो गया लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होगा और लिखित भाषा क्या होगा? मौखिक भाषा उसे कहेंगे जिसको हम बोलकर, जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, तो ये हमारा मौखिक भाषा है। और हमने यहाँ फिर लिख कर समझाया तो ये लिखित भाषा हो जाएगा। तो मौखिक भाषा वह भाषा या वैसी भाषा जिसमें हम लोग अपने विचारों को, अपने शब्दों को बोल करके समझाते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम लोग लिख करके समझाते हैं। जो भी विचार है, जो भी भावनाएं हैं अपनी, उसे हम लोग लिख के समझाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे लिखित भाषा। तो आइए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ। वैसी भाषा जिसमें अपने विचारों और भावनाओं को हम बोलकर व्यक्त करते हैं, मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वैसी भाषा जिसमें अपने विचारों एवं भावनाओं को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए मुंह से बोलकर मुझे कुछ मांगना है कि मुझे एक पेन चाहिए, है ना? तो हम मुंह से बोलकर क्या बोलेंगे कि मुझे एक पेन चाहिए या मुझे एक पेन दो। लेकिन वही चीज़ लिख के चाहिए तो पेपर पर लिख के देंगे कि मुझे एक पेन चाहिए। तो इस तरीके से दो भाषा हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा। वैसी भाषा जिसमें हम अपने विचारों को, जिसमें अपनी भावनाओं को हम बोल करके व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है, मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं। और वैसी भाषा जिसमें अपने विचारों और भावनाओं को हम लिखित रूप में यानी लिख कर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हमें जानना है वर्ण के बारे में, यानी अल्फाबेट्स के बारे में। वर्ण, लेटर्स जिसको बोलते हैं, है ना? तो वर्ण के बारे में कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके आप खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको और इतना वो छोटा से छोटा इकाई है जिसको और आप उसको बांट नहीं सकते और उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, है ना?
तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे में क हलंत, ख हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत, अ, आ, ई इत्यादि। मतलब यह छोटी से छोटी इकाई है या मूल ध्वनि है जिसको हम लोग और खंड में तोड़ नहीं सकते और टुकड़ों में बांट नहीं सकते। इसलिए इसका जो डेफिनेशन है वह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब ये चूंकि मूल ध्वनि, अब इसमें हम लोग को जानना है वर्णमाला के बारे में और फिर जानना है वर्ण के भेद के बारे में। तो वर्णमाला से पहले हम लोग वर्ण के भेद देख लेते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्ण के भेद। तो लिखेंगे पहला, दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो वर्ण होते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ हिंदी में पढ़ना है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। तो कहता है स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब जब इनका आप उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो कोई भी दूसरा साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं स्वर वर्ण में अ बोलते हैं, हम आ बोलते हैं, हम ई बोलते हैं, हम बड़ी ई बोलते हैं, हम ऊ बोलते हैं, हम बड़ी ऊ बोलते हैं। ये तो पता होगा, इसको छोटी ई बोला जाता है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, इसको छोटी ई बोलते हैं, इसको बड़ी ई बोलते हैं, इसको छोटी ऊ बोलते हैं, इसको बड़ी ऊ बोलते हैं। किसी को हर्ष भी दीर्घ ई बोला जाता है। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये जो है स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में क्या होता है कि आप जब उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका वही साउंड आता है जिस लेटर का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं अ, तो अ बोलने के बाद अ सुनाई देता है। मैं बोलूं आ, तो आ बोलने के बाद आ ही सुनाई देता है। मैं बोलूं ई, तो ई बोलने के बाद ई ही सुनाई देता है। मतलब रिपीट जो साउंड आ रहा है कान में, वो फिर से उसी का साउंड आ रहा है जो हम उच्चारण जिस लेटर्स का कर रहे हैं। यानी कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप व्यंजन वर्ण में आ जाए, व्यंजन वर्ण मान लीजिए कोई भी हम लिखते हैं, क ख च य, कुछ भी हम लिखते हैं, अब इसका जब उच्चारण आप करेंगे तो आपको आखिरी में कोई ना कोई स्वर सुनाई देगा, कोई ना कोई स्वर सुनाई देगा। कैसे, जरा बोल के देखिए। क, लास्ट में अ सुनाई देता है। हम बोलते हैं ख, ख आखिर में अ सुनाई देता है। हम बोलते हैं च, आखिर में अ सुनाई देता है। हम बोलते हैं य, आखिर में अ सुनाई देता है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं स्वर वर्ण का सहायता है, लिया जाता है ना। स्वर वर्ण के सहायता से ये बना हुआ है, जिसके वजह से इसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसा वर्ण जिसमें स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है या जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है या बनता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं।
स्वर वर्ण लिखेंगे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण लिख के डैश देखें, लिखेंगे स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। नोट में लिखेंगे इनकी संख्या 11 इनकी संख्या 11 है। और कौन कौन है, जैसे में अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, ओ, बस 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। ये 11 हमारा मूल स्वर वर्ण है। मुख्य रूप से 11 स्वर वर्ण, मुख्य रूप से क्या स्वर वर्ण 11 ही होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, इसको री पढ़ते हैं, ए, ओ। ये हमारा कुल मिला के 11 स्वर वर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब बात आता है कि सर अपने अंग और अ को छोड़ दिया तो उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं, वो स्वर में नहीं आता है। अंग, अनुस्वर अंग, अविसर्ग अ, ये दोनों जो है वो अयोगवाह में आते हैं, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। अब लिखते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए ये हमारा स्वर वर्ण के भेद है, 3 भेद हैं। कौन कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जरा इनके बारे में देख लिया जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर के बारे में कहता है कि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें और क्या किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें और हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ कह रहा है कि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है, यानी कि इनका जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो दीर्घ की अपेक्षा में आधा समय लगता है, यानी कम समय लगता है। और ये जो है
अ ई उ एवं री, अ ई उ एवं री, यानी इनकी संख्या 4 है। अ ई उ एवं री, इन्हें हम लोग एक मात्रक भी कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब में एक मात्रा है, मात्रा सिंगल मात्रा में आता है ये, इसलिए इसे हम लोग ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और साथ ही साथ मूल स्वर भी कहते हैं। और इनके जो उच्चारण है, उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है। तो ये 4 मुख्य रूप से हैं, इसमें लिख लेंगे कि ह्रस्व स्वर 4 है। नोट में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन है? अ ई उ एवं री। अ ई उ एवं री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर दूसरा। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय लगेगा ह्रस्व के अपेक्षा दुगना। जब उसमें आधा लग रहा था तो इसमें दुगना लगेगा, तो इसके उच्चारण में दुगना समय लगेगा। और इसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्वरों की संधि भी हुई है। 2 स्वरों की संधि कैसे, जरा देख लीजिए। तो इन्हें हम लिख लेते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, है ना। इनमें 2 स्वरों की संधि हुई है। कौन कौन है ये, जरा देख लीजिए। जैसे में आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और ओ, ओ और ओ, ये सारा का सारा दीर्घ स्वर है। 2 4 6 7, 2 4 6 7, 7, यानी इनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो लिख सकते हैं इसमें नोट में कि इनकी संख्या 7 है। अब आखिर इनको द्विमात्रिक क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे देखिए, आ है, तो आ का जो संधि करेंगे तो ये अ जोड़ अ मिलके आ बनता है, अ जोड़ अ मिलके आ बनता है। आप बड़ी ई का संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो छोटी ई 2 वो मिलकर के हमारा बड़ी ई बनाएगा। उसी तरह से बड़ी ऊ का आप करते हैं तो बड़ी ऊ 2 छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ बनता है। उसी तरीके से आप ए का करेंगे तो ए जो है अ जोड़ ई मिलके बन जाएगा ए। उसी तरह से ए का करेंगे तो अ जोड़ ए मिलके ए बनेगा। उसी तरह से ओ का करेंगे तो अ जोड़ ऊ, अ जोड़ छोटी ऊ मिलके ओ बनाएगा। और औ का करेंगे तो अ जोड़ ओ मिलके, अ जोड़ ओ मिलके औ बनाएगा। यानी कि ये 2 स्वरों का मेल है। आप देख लीजिए फिर से, आ जो है अ जोड़ अ के मिलने से आ बना, बड़ी ई 2 छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बना, 2 छोटी ऊ के मिलने से बड़ी ऊ बना, और ई के मिलने से ए बना, अ और ए के मिलने से ए बना, अ और ऊ के मिलने से ओ बना, अ और ओ के मिलने से ओ बना। यानी कि ये 2 स्वर के मिलने से बनता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, इसलिए इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 मात्राओं को मिलाकर ये बन रहा है, 2 स्वरों के मेल से बन रहा है। और यही वजह है कि इसमें उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर है। तीसरा देखते हैं
प्लुत स्वर। तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में कहता है कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा उच्चारण में समय लगेगा उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 मात्रा होते हैं और इसके लिए 3 अंक लगाया जाता है। इसके लिए 3 छोटा वाला 3 अंक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर लिखना हो ओम, तो ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। जनरली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ओम को, बट ओम सही सही लिखने का तरीका ये है, ओ 3 जो लेटर्स है प्लुत स्वर का वो और म हलंत बोलते हैं, तो ये ओम हो जाता है। इस तरीके से हम ओम लिखते हैं और इसके उच्चारण में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं, ओम, इस तरह से लंबा उच्चारण करते हैं। तो लंबा उच्चारण करने की वजह से क्या है, इसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये था स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण के बारे में देखते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। अब बगैर स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण कंप्लीट ही नहीं होगा, वो अधूरा रहेगा। कैसे, जरा देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे हम लिखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में, तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क हलंत, ख हलंत, च हलंत, त हलंत, यानी सब में हलंत हलंत लग के आएगा, प हलंत इत्यादि। अभी ये अधूरा है, प क ख च ये सब आधा है, हलंत लगा हुआ है। जब तक इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं क हलंत जोड़ अ, तब जाकर ये बनता है क। क हलंत में अ जोड़ते हैं तब ये क बनता है। ख हलंत में अ जोड़ते हैं तब ये ख होता है, पूर्ण ख होता है। नहीं तो आधा है, ये तब तक के लिए आधा है जब तक इसमें स्वर वर्ण नहीं मिक्स होता है। तो हम देख रहे हैं कि अ जोड़ने पे ये पूरा क बना, अ जोड़ने पे पूरा ख बना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर वर्ण चाहिए ही चाहिए, इस व्यंजन को स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है।
नोट दे के लिख लेंगे, इनकी संख्या जो है वो 33 है। इनकी संख्या यानी व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद, तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 5 भेद हैं। मुख्यतः 5 भेद हैं। इसके भेद पूरे के पूरे 5 है। पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हमारा आता है, कहता है जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोला जाता है। मतलब इन जो हमारा बॉडी पार्ट्स है उसके स्पर्श से बोला जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह स्पर्श व्यंजन है। और इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। जैसे में कवर्ग, कवर्ग में क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में क्या आएगा, च, छ, ज, झ, य। टवर्ग, टवर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। पवर्ग में आएगा प, फ, ब, भ और म। सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है। आप देखिए, सबसे पहला जो है हमारा कवर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। फिर है चवर्ग, चवर्ग का तालु से। उसके बाद है टवर्ग का मूर्धा से। उसके बाद है हमारा तवर्ग जिसका कि दंत से यानी दांत से। और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ओष्ठ से है यानी ओठ से। ओष्ठ यानी ओठ, संस्कृत वर्ड दिया है ओष्ठ, तो ओठ से। तो यहाँ पे पवर्ग आप उच्चारण करके देख सकते हैं। जब प आप बोलते हैं तो दोनों लिप्स सट के बाहर आता है, मतलब ऊपर उठता है। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है मतलब लिप्स से आवाज आ रही है, लिप्स मतलब एक दूसरे से लिप्सिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दंत से तवर्ग द, त, थ, द, ध, न, दंत से उच्चारण होता है। इसी तरह से मूर्धा, तालु और कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन है जिसकी संख्या 25 है। कवर्ग यानी क से अंग तक, चवर्ग यानी च से य तक, टवर्ग यानी ट से न तक, तवर्ग यानी त से न तक और पवर्ग यानी प से म तक। यानी कुल मिला के 25 इसकी संख्या हो गई। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है, अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन कहता है इनकी संख्या 4 है, य र ल व, य र ल व, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? य र ल व, यानी य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसके बारे में कहता है कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है ना। मतलब जिससे भी उच्चारण इसका होता है जीभ, तालु, दांत और ओठ से, लेकिन दोनों परस्पर पूर्णतः नहीं सटते हैं, अधूरा सटते हैं और इसका साउंड निकलता है य र ल व का। तो आप ये याद रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व है और इनकी संख्या 4 है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या 4 है, नोट दे के लिख लेंगे। इनकी संख्या 4 है और कौन कौन है ये? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इसको बोलने में क्या होता है कि गर्माहट फील होता है ना। तो जैसे कहता है इनका उच्चारण किसी घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है, यानी गर्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ठीक है। तो इनकी संख्या हमारा 4 है। ये याद रखना है आपको कि उष्ण व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये 4 हमारा उष्ण व्यंजन है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हमारा 4 नंबर में है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन देख लीजिए। द्विगुण व्यंजन कहता है कि ड और ढ, इसके नीचे बिंदु लगाने से बनता है। ड और ढ ये दो है जिसके नीचे बिंदु लगाने से बनता है। और साथ ही कहता है कि संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से हिंदी में ही यूज होते हैं, हिंदी के ही व्यंजन हैं और हिंदी में ही इसका उपयोग होता है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 कौन सा छूट गया? अच्छा, संयुक्त व्यंजन छूट गया। संयुक्त व्यंजन देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन कहने का अर्थ है कि दो व्यंजन के मेल से कोई व्यंजन बनेगा। दो व्यंजन मिलकर के नया व्यंजन बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में देख ले। कहता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हैं। मतलब इनकी संख्या जो है वो 4 है और इसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्यों कहते हैं जरा वो भी देख लीजिए। छ को हम लोग लिख सकते हैं क हलंत जोर मूर्धन्य ष, इससे 6 बना। त्र को लिख सकते हैं त हलंत जोर र, ये हमारा त्र हो गया। ज्ञ को लिख सकते हैं ज हलंत जोर य बराबर ज्ञ। और स्र को लिख सकते हैं स हलंत जोर र बराबर स्र। स हलंत जोर र बराबर स्र, यानी कि ये दो व्यंजन देख रहे हैं आप। एक पहला व्यंजन क हलंत है, दूसरा व्यंजन स है, मूर्धन्य स है। दोनों के मेल से हमारा क्या बन रहा है? तो दोनों के मेल से 6 बन रहा है। त और र के मेल से त्र बन रहा है, ज और य के मेल से ज्ञ बन रहा है, स और र के मेल से स्र बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, चूंकि दो व्यंजन के संयुक्त होने से, आपस में जुड़ने से ये हमारा संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्वर पढ़ा दिया, वर्ण पढ़ा दिया, स्वर पढ़ा दिया, व्यंजन पढ़ा दिया। एक चीज और रह गया कि इसमें वर्णमाला। तो वर्णमाला सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण है वो 52 है, 52 है। इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, है ना। तो वर्णमाला की बात करें,
तो टोटल हमारा 52 है। ये याद रखिएगा, ये बात मैंने आपको नहीं बताया था। और कौन कौन है, अब तो सब कुछ समझ में आ गया आपको, टोटल चीज मैंने पढ़ा दिया है। मैंने अयोगवाह के बारे में भी बता दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सारा का सारा मैंने बता दिया आपको। कुल जो वर्णमाला है हिंदी में वो 52 है। इंग्लिश में बात करें तो 26 है, ए से लेके जेड तक, लेकिन हिंदी में बात करें तो पूरा का पूरा 52 हो जाता है, 52 हो जाता है। ये बात याद रखेंगे। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर हिंदी का है वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी, ये पूरे तरीके से खत्म हो गया। वर्ण विचार जो है वो पूरे तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये 10th के लिए, 9th के लिए, 8th के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है। मोस्टली ये 10th के लिए ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।